सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 301 से पढ़ेंगे। टोटल हमने अब तक 300 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और हम लोगों ने बाल विकास विषय में जो आप लोग के बाल विकास की अवस्थाएं मैंने आप लोगों को बताई है, जो मैंने आप लोगों को बाल विकास की अवस्थाएं बताई हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इसके अलावा जो बुद्धि पूरा चैप्टर है उसको भी मैंने पढ़ा के खत्म कर दिया है। तो ये दोनों ही चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको आप जरूर पढ़िए और आगे भी आप लोगों के लिए थियरी की क्लासेस मैं लेकर के आती रहूंगी और जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं इनको भी लगातार लेकर के आती रहूंगी ताकि आप लोग की जो तैयारी है यूपी टेट की वो बहुत अच्छी हो। तो क्वेश्चन नंबर 301 से आज यहाँ पर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखिए, व्यक्तित्व का सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 301 है। तो ऑप्शंस हैं युंग ने, हैमन ने, आलपोर्ट ने या ड्रेवर ने। तो व्यक्तित्व का सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण दोस्तों यह किया है युंग ने। युंग ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है वह क्या किया है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो यहाँ पर युंग ने ही बताया है कि जो व्यक्तित्व होता है वह 3 प्रकार का होता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं? वो अपनी बातों को दूसरों तक कह नहीं पाते हैं, अपने में ही सीमित रहते हैं और अगर भीड़ में उनको कुछ कहने को कह दिया जाए या कुछ बोलने को कह दिया जाए तो वह बोलने से शर्माते हैं। और जो बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं वह खुलकर अपनी विचारों को प्रस्तुत कर पाते हैं दूसरों के सामने और बिना झिझक के वह सभी चीजों को बोल पाते हैं, जैसे कि नेता या इस तरीके के जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं वह लोगों के बीच में क्या होते हैं, वह अपनी बातों को आसानी से रख पाते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? बहिर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं। और जो तीसरा है उभयमुखी, उसके अंदर बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों के लक्षण होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हम उभयमुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो युंग है इन्होंने व्यक्तित्व को विभाजित किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 302 है, व्यक्तित्व की विशेषताओं में से एक है बुद्धि, शिक्षा, सामाजिक स्तर या समायोजन। तो व्यक्तित्व की विशेषताओं में से इनमें से एक कौन सी है? दोस्तों वह है बुद्धि, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जो विशेषता होती है वह उसमें प्रमुख योगदान उसकी बुद्धि का होता है। एक व्यक्ति की योग्यता उसकी बुद्धि से ही पता चलती है कि वह कितना योग्य है। अगर उसकी बुद्धि लब्धि अच्छी है तो वह व्यक्ति क्या होगा? वह किसी भी समस्या का समाधान बहुत जल्दी कर लेगा और अपने आसपास भी क्या रखेगा? वह हमेशा अच्छा माहौल बना के रखेगा। तो इसलिए जो बुद्धि है यह व्यक्तित्व की विशेषताओं में से एक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 303 है, कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के लक्षणों की कुल संख्या कितनी है? यानी कि जो कैटल है इन्होंने जो व्यक्तित्व है उनके लक्षणों की संख्या बताई थी। कितनी बताई थी? 159, 150, 171 या 200। तो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 171। क्वेश्चन नंबर 304 है, टैट परीक्षण किसका मापन करता है? तो दोस्तों टैट का फुल फॉर्म क्या होता है? थीमेटिक अप्रेंट टेस्ट। तो यह किसका मापन करता है? बुद्धि का, उपलब्धि का, व्यक्तित्व का या रुचि का? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी व्यक्तित्व का। जो टैट परीक्षण है यह व्यक्तित्व का मापन करता है और यह टैट परीक्षण किया किसने था? मरे एवं मार्गन ने किया था। कहीं कहीं आपको मुरे एवं मार्गन मिलेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यह परीक्षण किसने किया था? यह कई बार एग्जाम में पूछा भी गया था। थीमेटिक अप्रेंट टेस्ट किसने किया था? मरे एवं मार्गन या मुरे एवं मार्गन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 305 है, मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, स्टेगनर ने, मरे ने या रोड्सा ने? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्टेगनर ने। क्वेश्चन नंबर 306 है, स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत भेदों के स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है किसके लिए? प्रधानाचार्य के लिए, आचार्य के लिए, नेता के लिए या प्रशासक के लिए? तो प्रधानाचार्य का कार्य क्या होता है? आपको पता है कि स्कूल में उनका कार्य होता है व्यवस्था देखना। और जो आचार्य यानी कि जो टीचर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आचार्य भी कहते हैं ना, जो टीचर होते हैं। तो टीचर कोई हम क्या कहते हैं? आचार्य भी कहते हैं। तो एक टीचर के लिए व्यक्तिगत भेदों का
के स्वरूप का ज्ञान होना क्या है, बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये बताया गया है कि क्लास में कौन सा बच्चा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का है, कौन सा अंतर्मुखी है, कौन सा उभयमुखी है, कौन अपनी बातों को कह पाता है और कौन अपनी बातों को नहीं कह पाता है, या बच्चों की मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है, या कौन सा बच्चा किस प्रकार से सीखना चाहता है, इन सभी का ज्ञान होना क्या है, बहुत जरूरी है एक शिक्षक के लिए, तभी वह एक अच्छी प्रकार से शिक्षा दे पाएगा बच्चों को। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आचार्य के लिए या टीचर के लिए ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 307 है, कक्षा में छात्रों की संख्या कम होनी चाहिए, किसने लिखा है, मन ने, स्ट्रॉन्ग ने, मेमो ने या रॉस ने? तो आप सभी के अनुसार क्या होनी चाहिए? आप सभी के अनुसार भी जो कक्षा में छात्रों की संख्या है वह कम होनी चाहिए। बिल्कुल सही, आप सभी के अनुसार भी यही होगा, क्योंकि अगर कक्षा में बच्चों की संख्या कम है तो एक शिक्षक सभी बच्चों पर अच्छे से ध्यान दे पाएगा। आपको पता है कि हमारे प्राइमरी में एक कक्षा में यानी कि एक शिक्षक 30 बच्चों पर होना चाहिए, यानी कि 30 बच्चों पर कम से कम एक शिक्षक का होना आवश्यक है। कक्षा 1 से 5 तक के लिए याद रखिएगा, 1 से 5 तक के लिए यानी कि कम से कम 30 बच्चों की संख्या में एक शिक्षक का होना क्या है, अनिवार्य है। तो कक्षा में बच्चों की संख्या जब कम रहेगी तो एक शिक्षक सभी बच्चों के व्यक्तिगत भेदों के अनुसार अच्छे से पढ़ा भी पाएगा और सभी बच्चों पर बराबर रूप से ध्यान भी दे पाएगा। तो यह कथन किसका है, यह किसने कहा है कि कक्षा में छात्रों की संख्या कम होनी चाहिए? मन ने, स्ट्रॉन्ग ने, मेमो ने या रॉस ने? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रॉस ने। यह कथन रॉस का है और इम्पोर्टेंट भी है। कक्षा में बच्चों की संख्या अगर कम होगी तो उससे क्या होगा, पढ़ाई का स्तर और अच्छा होगा, शिक्षक के पास समय होगा कि वह सभी बच्चों पर बराबर ध्यान दे पाए। क्योंकि अगर कक्षा में 50 या 60 बच्चे या 70 बच्चे होंगे तो उस कक्षा को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा एक शिक्षक के लिए। तो कम बच्चे होते हैं तो पढ़ाई बेहतर तरीके से हो पाती है कक्षा में। इसीलिए आपने देखा होगा कि क्लासेस में क्या किया जाता है, ABCD सेक्शन बना दिए जाते हैं हर कक्षा में, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। क्वेश्चन नंबर 308 है, बालक गणित और विज्ञान में आगे होते हैं जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में। यह क्यों है? यहाँ पर ये कहा गया है कि जो लड़के होते हैं वो गणित और विज्ञान में अच्छे होते हैं, जबकि जो लड़कियां होती हैं वो भाषा और सुंदर हस्तलेख या उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, वो भाषा को बहुत अच्छे से पकड़ लेती हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि लड़कों की विशेषताएं और लड़कियों की विशेषताएं यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है कि मैक्सिमम जो देखने में आता है वो बताया गया है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कि जो लड़कियां होती हैं वो कैसी होती हैं, उनकी भाषा बहुत अच्छी होती है, वो बोल बहुत अच्छे से लेती हैं और उनकी राइटिंग हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी होती है। और जो बालक होते हैं वह मैथ्स और साइंस में आगे होते हैं। तो यह ऐसा क्यों होता है या ऐसा ऐसा अक्सर देखने को क्यों मिलता है? तो यहाँ पर देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण, रुचि के कारण, संवेग के कारण या चिंतन के कारण। तो यह राइट आंसर है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं और एक दूसरे की विशेषताएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 309 है, विशिष्ट बालकों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना व्यक्तिगत विभिन्नताओं को का कौन सा कारण है या कौन सा कारक है? देखिए, विशिष्ट बालकों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हम बच्चों को अलग अलग प्रकार से उनकी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, यानी कि जो बच्चा जिस तरीके से पढ़ना चाहे हम उस तरीके से उसकी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। तो यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कौन सा कारक है? जैविकीय कारक है कि वैज्ञानिक कारण है कि शैक्षिक महत्व है या सामाजिक महत्व है? ऐसा हम क्यों करते हैं कि हम बच्चों को जिस तरीके से वह शिक्षा ग्रहण करना चाहे उसी के अनुरूप उन्हें हम शिक्षा देते हैं। तो ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो शिक्षा है उसका महत्व क्या है, सभी बच्चों के लिए समान है और हमारी पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि शिक्षा सभी बच्चों को समान रूप से मिले। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो बालक जिस तरीके से सीखना चाहता है हम उसको उस तरीके से सिखाने का प्रयास करते हैं। तो जो शिक्षा का महत्व है यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा का महत्व है तभी तो हम इस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम शिक्षा को महत्व दे रहे हैं तभी हम जो बच्चा जिस तरीके से पढ़ना चाहता है हम उसको उस तरीके से पढ़ा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 310 है, स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है, खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है, खेल वह है जो हम करते हैं, या खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है? तो राइट आंसर दोस्तों, खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। जो खेल होता है वो बच्चे अपने मन से खेलते हैं, यानी कि ऐच्छिक होता है, अपने इच्छा से खेलते हैं। और आत्मनियंत्रित क्रिया है, यानी कि खुद को क्या करते हैं, हम नियंत्रित करते हैं। आप कोई भी गेम खेलो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, चाहे टेनिस हो, सब में क्या होता है, सब में नियम होते हैं। हर एक खेल में क्या होते हैं, नियम होते हैं। तो वहां से क्या बच्चा सीखता है, आत्मनियंत्रित क्रिया सीखता है, अनुशासन सीखता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 311 है, बुद्धिलब्धि निकालने का सही सूत्र क्या है? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कई बार सिर्फ और सिर्फ कक्षा 1 से 5 यानी कि प्राथमिक स्तर के यूपी टेट में ही नहीं, बल्कि 6 से 8 उच्च प्राथमिक में भी बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोग इस बुद्धिलब्धि के फॉर्मूले को जरूर याद रखिएगा। तो जो बुद्धिलब्धि का फॉर्मूला होता है आप लोगों को ऑलरेडी याद भी होगा। बुद्धिलब्धि यानी कि IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यही होता है दोस्तों, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो आप लोग प्लीज इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन सी जो है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, तो यही ऑप्शन सही होगा। और कभी कभी इस तरीके से पूछ लेता है कि वास्तविक आयु बराबर बताइए, तो वास्तविक आयु यहाँ आ जाएगा IQ की जगह पे, और IQ नीचे आ जाएगा वास्तविक आयु की जगह पे। तो इस तरीके से ऊपर नीचे भी आप उसको तो कर ही लोगे इतना, तो यह आपको जरूर याद रखना है, ये फॉर्मूला बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। क्वेश्चन नंबर 312 है, बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने के लिए अध्यापक को किसकी आवश्यकता होती है? बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है, उनके साथ मैत्री संबंध रखना आवश्यक है, अपनी विद्वता का प्रयोग करना होता है, या समय समय पर उनके अभिभावकों से मिलते जुलते रहना चाहिए। तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हो, तो आप लोगों को ये बात पता है कि हम मनोविज्ञान विषय को क्यों पढ़ रहे हैं। आखिर में मनोविज्ञान विषय या बाल विकास विषय को हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि एक शिक्षक के लिए सबसे पहले बच्चे के मन के भावों को जानना बहुत जरूरी है कि बच्चा क्या करना चाहता है, या बच्चा किस तरीके से पढ़ना चाहता है, और बच्चे को आप किस तरीके से पढ़ाएंगे। तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 313 है, बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है? गाल्टन को, बिनेट को, साइमन को, या इनमें से कोई नहीं? तो बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है गाल्टन को। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 314 है, बुद्धिमत्ता जन्मजात क्षमता होती है। यह किसका विश्वास था कि जो बुद्धिमत्ता होती है यह जन्मजात क्षमता होती है, यानी कि जन्म से ही बच्चे के अंदर होती है। तो यह किसका कथन है? बैचलर का, गाल्टन का, जेमस का, या सभी का? तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाल्टन, यह गाल्टन का ही कथन है, यानी कि ये जो गाल्टन है इन्होंने ही क्या कहा था, इन्हें हम बुद्धिमत्ता का जनक भी कहते हैं, और इन्होंने ही यह परिभाषा भी दी थी कि बुद्धिमत्ता जन्मजात क्षमता होती है। तो गाल्टन का नाम जरूर याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 315 है, प्रथम बुद्धि परीक्षण विकसित किया था। जो प्रथम बुद्धि परीक्षण है यह किसने विकसित किया था? बिने एवं साइमन ने, टर्मन ने, वेस्लर ने, या गाल्टन ने? तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया भी है कि जो प्रथम बुद्धि परीक्षण है यह विकसित किया था बिने एवं साइमन ने 1905 में। क्वेश्चन नंबर 316 है, बुद्धिलब्धि का सूत्र किसने तैयार किया था? तो बुद्धिलब्धि का सूत्र ऑप्शंस में है टर्मन, स्टर्न, बिने और साइमन। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आपने ऊपर देखा है कि प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया था, या मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था। जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो इसमें बिने और साइमन आंसर सही होगा। और जब बुद्धिलब्धि का सूत्र किसने दिया था, जब ये पूछेगा कि बुद्धिलब्धि का सूत्र किसने दिया था, तब हम लगाएंगे टर्मन। और बुद्धिलब्धि का सूत्र तैयार किसने किया था, जब तैयार करने की बात आएगी तो यह किया था स्टर्न ने। क्यों स्टर्न ने? स्टर्न ने सूत्र तैयार किया था, लेकिन जो संशोधित बुद्धिलब्धि का फार्मूला है, जो फार्मूला अभी मैंने आपको बताया है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, वह बिल्कुल उस तरीके से, यह जो
बुद्धिलब्धि का फार्मूला है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। यह दिया था टर्मन ने, यानी कि टर्मन ने उस फार्मूले को बिल्कुल सही कर दिया था। तो बुद्धिलब्धि का सूत्र तैयार तो किया था स्टर्न ने, लेकिन उसको सही जो किया था, यानी कि उसका सही सही संशोधित रूप जिसने प्रस्तुत किया था वह थे टर्मन। तो अक्सर आपको टर्मन ही आंसर सही मिलेगा, लेकिन जब सूत्र तैयार करने की बात आएगी तो वह स्टर्न ने किया था। टर्मन ने क्या किया था, टर्मन ने उसको फिर से संशोधित किया था और सही रूप में प्रस्तुत किया था, जो कि क्या है, आईक्यू या बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो यह काम किया था टर्मन ने, लेकिन जब तैयार करने की बात आएगी तो स्टर्न ही राइट आंसर होंगे। लेकिन अक्सर देखा गया है कि ऑप्शन में अगर टर्मन है तो स्टर्न नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे टर्मन भी दिया गया है और स्टर्न भी दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछा है कि बुद्धिलब्धि का सूत्र तैयार किसने किया था, तो तैयार किया था स्टर्न ने। और जब एग्जाम में पूछेगा कि बुद्धिलब्धि का सूत्र किसने दिया था, तो आप क्या लगाओगे, टर्मन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 317 है, जी कारक का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आपको पता है कि बुद्धि के 2 कारक बताए थे, किसने, स्पीयरमैन ने बताए थे। कौन कौन से, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। तो ऑप्शन ए जो है स्पीयरमैन, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 318 है, मानसिक आयु की अवधारणा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बिने ने, साइमन ने, टर्मन ने या सभी ने। राइट आंसर है बिने ने। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर बिने साइमन एक में दिया है तो उस ऑप्शन को हम सही लगाएंगे, अगर अलग अलग दिया है तो हम बिने को ही राइट आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो मानसिक आयु की अवधारणा या बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये सभी इसके आंसर क्या होंगे, बिने ही होंगे। बिने और साइमन दोनों, लेकिन अगर इकट्ठे रहेंगे तभी हम इनको लगाएंगे, अगर अलग अलग रहेंगे तो हम बिने को ही राइट आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 319 है, 120 या इससे अधिक आईक्यू वाले बालक को क्या कहते हैं, सामान्य, प्रखर बुद्धि, मंद बुद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रखर बुद्धि या प्रतिभाशाली बालक, तो ऑप्शन बी जो है प्रखर बुद्धि, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 320 है, बुद्धिमत्ता लब्धांक या आईक्यू क्या होगा यदि मानसिक व शारीरिक आयु समान हो। तो आईक्यू बराबर क्या होता है, हम लोग देखते हैं। आईक्यू बराबर या बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो यहाँ पर बताया गया है कि मानसिक और शारीरिक आयु क्या है, समान है। तो आप मान लीजिए किसी बच्चे की जो मानसिक आयु है वह 10 वर्ष है और वास्तविक आयु भी क्या है, 10 वर्ष है, और गुणे क्या करेंगे, हम 100 करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, आईक्यू मिल रहा है या बुद्धिलब्धि। तो यहाँ पर आप देखिए कितना हो गया, 100। तो इस तरीके से उस बच्चे की बुद्धिलब्धि क्या प्राप्त हुई, हमें 100। तो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु पता है तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी बच्चे की बुद्धिलब्धि को ज्ञात कर सकते हैं, बस केवल 100 से गुणा करके। क्वेश्चन नंबर 321 है, बुद्धिमत्ता किस आयु तक बढ़ती है, 18 वर्ष तक, 20 वर्ष तक, 25 वर्ष तक या जीवन भर बढ़ती रहती है। दोस्तों जो बुद्धिमत्ता है यह 18 वर्ष की आयु तक बढ़ती रहती है, तो ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 322 है, आईक्यू पर प्राप्त अंक उदाहरण है किसके, अनुपातिक पैमाने के, नॉमिनल पैमाने के, क्रमबद्ध पैमाने के या आंतरिक पैमाने के। ये मैंने आप लोगों को क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि अनुपातिक पैमाना क्या होता है, नॉमिनल पैमाना क्या होता है, क्रमबद्ध पैमाना क्या होता है या आंतरिक पैमाना क्या होता है। तो राइट आंसर दोस्तों जो आईक्यू है यह आंतरिक पैमाने का एग्जाम्पल है। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 323 है, कब बुद्धि परीक्षण में आईक्यू या बुद्धिमत्ता लब्धांक का प्रयोग किया गया था, कब किया गया था। तो ऑप्शंस है 1905, 1908, 1916 या 1937। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1916 में। 1916 में सबसे पहले आईक्यू या बुद्धिमत्ता लब्धांक का प्रयोग किया गया था, आईक्यू शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 324 है, सामाजिक बुद्धिमत्ता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, थॉर्नडाइक ने, बिने ने, कैटक ने या स्पीयरमैन ने। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक ने। सामाजिक बुद्धिमत्ता की बात हो रही है यहाँ पे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 325 है, सृजनात्मकता का मुख्य संगठक क्या या कौन सा है। सृजनात्मकता का मुख्य संगठक कौन सा है, तो प्रवाह, मौलिकता, परिभाषा या ये सभी। तो ये सभी क्रिएटिविटी के अंतर्गत ही आते हैं, चाहे प्रवाह हो, चाहे मौलिकता हो, परिभाषा हो। तो ऑप्शन डी जो है ये सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 326 है,
प्रथम वयस्क बुद्धि परीक्षण प्रतिपादित किया था? यानी कि प्रथम वयस्कों के लिए बुद्धि परीक्षण, जो 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति थे उनके लिए बुद्धि परीक्षण का प्रयोग, बुद्धि परीक्षण किसने बनाया था या बुद्धि परीक्षण किसने किया था उनके ऊपर? बिने ने, कैटल ने, वेस्लर ने या इनमें से कोई नहीं? तो व से वयस्क और व से वेस्लर, तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 327 है, प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है आर्मी अल्फा, बिनेट साइमन परीक्षण, वेस्लर परीक्षण या कैटल परीक्षण? तो प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है आर्मी अल्फा परीक्षण। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 328 है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्पादन परीक्षण नहीं है? आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, कोहज ब्लॉक परीक्षण या सभी? तो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए आर्मी अल्फा, यह निष्पादन परीक्षण नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 329 है, बिने साइमन परीक्षण का विकास किया गया था आईक्यू मापन हेतु, बुद्धिमत्ता का मापन हेतु या उप सामान्य बुद्धि मापन हेतु या ये सभी? तो दोस्तों जो बिने साइमन परीक्षण 1905 में बना था तो उस समय यह सामान्य बुद्धि मापन हेतु बना था या उप सामान्य बुद्धि मापन हेतु बनाया गया था? तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। और ये जो आईक्यू की अवधारणा आई है कब आई? 1916 में आई, आपको पता है। बुद्धिलब्धि का सूत्र किसने दिया? टर्मन ने दिया। तो यहाँ पर जब केवल बिने साइमन परीक्षण पूछ रहा है तो क्या होगा? उप सामान्य बुद्धि परीक्षण या मानसिक आयु के प्रत्यय का सिद्धांत किसने दिया? एग्जाम में इस तरीके से पूछेगा तो आपको बिने साइमन ही लगाना है राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 330 है, इनमें से कौन सा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है? बिने साइमन, स्टैनफोर्ड बिने, वेस्लर या ये सभी? तो कौन सा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है? तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ये सभी। यानी कि चाहे बिने साइमन स्केल हो, चाहे स्टैनफोर्ड बिने स्केल हो, चाहे वेस्लर हो, ये सभी क्या है? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। यानी कि एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण हो पाएगा इनसे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने टोटल 330 क्वेश्चन खत्म कर दिए और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियोस आपको पसंद भी आ रहे होंगे। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यूपी टेट की जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं आप लोगों को सभी वीडियोस मिल जाएंगी। और बुक्स कौन कौन सी लेनी है, तैयारी कैसे करनी है, कैसे आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, और सभी विषयों के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए हैं। तो आप सभी विषयों को देखिए, पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे देखते रहें। दोस्तों आप लोग कॉलेज फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाइएगा और अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा और ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।